गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना 4th चैप्टर शुरू करेंगे फर्स्ट यूनिट का, दैट इज़ द कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को डिस्कस करने से पहले लेट्स डिस्कस द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। याद है आपको? दो तरीके के मटेरियल्स को हमने क्लासिफाइड किया था। फर्स्ट थे कंडक्टर्स और दूसरे थे इंसुलेटर्स, या जिनको हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे कि जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितनी फील्ड होती है, कितना चार्ज, कितना पोटेंशियल, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज ज़ीरो। कितनी हो जाती है? ज़ीरो। कि जब हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। कैसे? सपोज़ ये कंडक्टिंग मटेरियल की प्लेट है, लोहे की, कॉपर की, जो भी लगा लो। क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कंडक्टर का कि इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है विच इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय टू प्लेट्स हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर। याद है आपको? एक पर पॉजिटिव प्लेट दिया था, पॉजिटिव चार्ज दिया था, दूसरे पर नेगेटिव दिया था। गॉसेस थ्योरम में हमने एप्लीकेशन की थी इसकी कि इन बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट थिन प्लेट्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटीज़, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गई थी, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गई थी, और बीच में कितनी थी? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म कितनी थी? याद है आपको? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतनी आई थी ना। तो ये कोई कंडक्टिंग मटेरियल की प्लेट है, ए बी सी डी। इट इज़ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। तो व्हाट हैपन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो सी डी सिरे से किस तरफ मूव करने लग जाएंगे? ए बी एज पर इलेक्ट्रॉन्स। और सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा? नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। इट मूव टूवर्ड्स द सी डी। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता जा रहा है इस सिरे पर, और इस सिरे पर कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट होता जा रहा है? पॉजिटिव। तो ये जो चार्ज हैं दे गिव राइज टू देयर ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, दे गिव राइज टू देयर ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बेटे? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये जो चार्जेस हैं ये इंड्यूस्ड चार्जेस हैं। ये कब तक रहेंगे इन किनारों पर? जब तक हमने इस कंडक्टिंग स्लैब को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। जैसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे दे रीडिस्ट्रीब्यूट, दोबारा से अपने अपने रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी चल रही है? ईपी। और ये इलेक्ट्रॉन सी डी सिरे से ए बी सिरे तक, सी डी सिरे से ए बी सिरे तक कब तक ट्रांसफ़र होते रहेंगे? जब तक इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है बेटे हमारी? ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये डायरेक्शन है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, आउटसाइड जो है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब ई पी बिकम इक्वल टू ई नॉट, और ये अपोजिट है डायरेक्शन में, ये ई पी की ये डायरेक्शन है और ई नॉट की ये, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में कितनी हो जाएगी? ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट कि जब किसी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है? ज़ीरो। सेकेंड पॉइंट, जो भी हम चार्ज देते हैं किसी कंडक्टर को, इट रिजाइड्स ऑन द आउटर सरफेस, बाहर सतह पे फैल जाता है, और इंटीरियर में चार्ज कितना रहता है? ज़ीरो। तो सेकंड इज़ चार्ज
given to a conductor resides on its outer surface. In the interior, अंदर चार्ज कितना रहता है कंडक्टर के अंदर? चार्ज इज़ ज़ीरो, मतलब Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो ये कहाँ से आ सकता है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं गॉसेस थ्योरम से। क्या थी हमारी गॉसेस थ्योरम कि E डॉट डी एस का इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस कितना होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन द इंटीरियर E कितना है? ज़ीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ज़ीरो। तो अगर E ज़ीरो हुआ तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? ज़ीरो। मतलब क्या? Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो कि इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ ज़ीरो। पहला था इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। दूसरा आया इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ ज़ीरो। जो भी हम चार्ज देते हैं किसी कंडक्टर को वो उसकी सरफेस पर स्प्रेड कर जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, वो ज़ीरो नहीं होता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट विद इन भी, अंदर भी, एंड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, विद इन एंड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, मतलब V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, V इक्वल टू कॉन्स्टेंट कंडक्टर के अंदर भी और सतह पर भी। ये कैसे आएगा, इसको कैसे प्रूव करेंगे? याद है हमने पीछे यूनिट में एक रिलेशन किया है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, यही आया E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अब इन साइड E इज इक्वल टू क्या है? ज़ीरो। और अगर E इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो डी वी बाई डी आर बेटे कितना आएगा? ज़ीरो आएगा। क्या मतलब है इसका? मैथ्स में डिफ्रेंशिएशन की है, यहाँ हम V को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और V को डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आ रहा है? ज़ीरो। किसको डिफ्रेंशिएट करने पर ज़ीरो होता है? जो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं अगर हम उनको डिफ्रेंशिएट करें तो ज़ीरो आता है। अब V को डिफ्रेंशिएट करने पर ज़ीरो आता है। इट मीन्स क्या कि V क्या है? V इज़ ज़ीरो, V इज़ कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट विद इन एंड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो अब ये 3 पॉइंट रिवाइज करें एक बार कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो, inside the conductor electric charge is zero, whatever charge is given to conductor it resides on the outer surface, and third one is the electric potential is constant within and at the surface of the conductor। चौथा पॉइंट देखेंगे अब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं दे आर ऑलवेज टू नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, चाहे यहाँ से शुरू हो रही हूँ चाहे यहाँ पर आकर एंड हो रही हूँ, हमेशा कंडक्टर की सरफेस के क्या रहती हैं? नॉर्मल। और लास्ट पॉइंट है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज़ डिफरेंट at different points at the surface of the conductor। क्लियर है? तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स कि जब हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हाउ इट बिहेव्स। तो ये 4-5 पॉइंट है, इनको आपने दिमाग में रखना है। और आगे फिर एक शॉर्ट नोट है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है? शील्ड करना मतलब बेटे, शील्ड मतलब ढाल, बचाव करना। तो फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्टिंग सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा के रखना क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।
क्यों करना पड़ता है? क्या होता है कि कुछ डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं विच गेट डैमेज व्हेन दे गेट इन कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उनको बचाने के लिए हमें उन्हें ऐसी जगह रखना पड़ता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो। तो अभी हमने पढ़ा है कि इनसाइड कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम किसी हॉलो कंडक्टर के अंदर, लोहे के ऐसे या पीतल के कंडक्टर के, लोहे के या सिल्वर के या कॉपर के कंडक्टर के अंदर हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को रख देते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में आने से ख़राब होते हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ज़ीरो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से बचे रहते हैं। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, द फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्टिंग सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इस पर एक नोट भी है, आपने पढ़ा होगा, जीके में पढ़ा होगा कि जब लाइटनिंग हो रही होती है, बिजली चमक रही होती है, तो पेड़ के नीचे खड़े होने की बजाय कार या बस के अंदर बैठे रहना ज़्यादा सेफ़ होता है ना? इट इज़ सेफ़र टू बी इनसाइड अ कार और अ बस दैन अंडर अ ट्री वाइल इट इज़ लाइटनिंग। क्यों? बिकॉज जो बॉडी है बस की या कार की वो मेटल की बनी हुई है, कंडक्टर की बनी हुई है, और इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है? ज़ीरो। तो हम लाइटनिंग से एक हद तक बचे रहते हैं। तो इट इज़ सेफर टू बी inside a car or a bus than under a tree while it is lightning, because inside car or bus इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वाई इट इज़ सेफर टू बी इनसाइड कार और बस देन अंडर अ ट्री वाइल इट इज़ लाइटनिंग। तो दिस इज़ द रीज़न। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं बेटे अपने टॉपिक पर जो हमने शुरू किया था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो जैसा कि वर्ड है कैपेसिटेंस, है ना, थोड़ा सा आपको आइडिया लग रहा होगा कि क्या है ये कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटी से बना ये, द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज ऑन इट क्या कहलाता है? उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। किसी भी कंडक्टर के चार्ज स्टोर करने की क्षमता, है ना, या उसकी योग्यता क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इट इज़ द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, किस पर डिपेंड करती है? किसी भी चीज़ की जो कैपेसिटी है किस पर डिपेंड करती है? उसके साइज़ पर, उसके शेप पर। तो ऐसे जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, इट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। तो इट इज़ द, लिखे, it is the capacity of the conductor to store charge on it. It depends upon the shape and size of the conductor. अब आपको याद है पोटेंशियल के लिए एक फार्मूला आया था हमारे पास, V इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0r। मतलब जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज़ करता है पोटेंशियल इंक्रीज़ करता है। मतलब Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा। या हम इसको लिख सकते हैं Q इज़ इक्वल टू CV, वेयर C क्या है? C इज़ कांस्टेंट। और यहाँ पर ये क्या कहलाता है? C इज़ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, या सिंपली हम इसको कैपेसिटेंस कह देते हैं या कैपेसिटी भी कहते हैं। इट इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो यहाँ से C किसके इक्वल?
C is Q by V। तो किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल। ठीक है, यूनिट क्या रहेगी? चार्ज की क्या यूनिट होती है? कूलाम। पोटेंशियल की क्या यूनिट होती है? वोल्ट। तो क्या यूनिट रहेगी? कूलाम पर वोल्ट। और इसको हम कहते हैं फैरेड। क्या कहते हैं? फैरेड। स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज़ फैरेड। ठीक है, अब अगर हमें 1 फैरेड डिफाइन करना हो तो व्हाट वी डू, आता है ना? तो आपको इस तरीके से डिफाइन करना, डिफाइन 1 फैरेड, 1 फैरेड डिफाइन करना है। तो अगर यहाँ Q 1 कूलाम हो जाए और V कितना हो जाए? 1 वोल्ट, तो C कितना हो जाएगा? 1 फैरेड। तो इफ़ Q इज़ इक्वल टू 1 कूलाम एंड V इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट, तो C इज़ इक्वल टू 1 फैरेड। 1 कैपिटल F, 1 फैरेड। तो कैपेसिटी, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फैरेड कब कहलाएगी? जब हम इसको 1 कूलाम का चार्ज दें और इसका पोटेंशियल कितना बढ़ जाए? 1 वोल्ट। द कैपेसिटेंस ऑफ अ conductor is said to be 1 farad if a charge of 1 coulomb increases its potential through 1 volt। क्लियर है? तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 farad। अच्छा, आप डायमेंशंस अपने आप डिराइव करेंगे। ठीक है, PDF में जो मैं नोट्स भेजूंगी उसमें डायमेंशंस होंगे, लेकिन एक बार आप पहले C के जो डायमेंशंस हैं वो खुद डिराइव करके देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो जैसे पहले बताया था, C जो है डिपेंड करता है शेप पर, साइज़ पर कंडक्टर के, नॉट ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन विच द कंडक्टर इज़ प्लेस्ड। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब अगर हमारे पास माना कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटी हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए देखेंगे कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो सपोज बेटे ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, हैविंग सेंटर एट O एंड रेडियस कितना है? R। सपोज अ चार्ज प्लस Q इज गिवन टू इट विच रिजाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। ठीक है, अब अगर हम मान लें कि ये चार्ज जो है इट इज़ कंसनट्रेटेड एट द सेंटर, बिहेव ऐसे करता है ना ये, तो कोई भी पॉइंट जो सर्कमफ्रेंस पे है, इस चार्ज इस सेंटर से कितनी दूरी पर है? R। तो मैं कहूँ कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? V इज़ इक्वल टू क्या होता है पोटेंशियल? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी दूर है ये पॉइंट यहाँ से? R दूरी पर। तो दिस इज़ द पोटेंशियल। और क्योंकि कैपेसिटी क्या होती है, पीछे रेशो किस किस का? चार्ज और पोटेंशियल का। तो चार्ज कितना है हमारे स्फेरिकल कंडक्टर पर? Q। और पोटेंशियल कितना निकाला है आपने? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q से Q कैंसिल और ये ऊपर चला जाएगा, है ना? तो इट इज़ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी जिसका रेडियस R है कितनी होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अर्थ का कैपेसिटेंस निकालें तो अर्थ का रेडियस, याद है हमने ग्रेविटेशन में बहुत बार किया था, कितना होता है? 6400 किलोमीटर। यहाँ हम इसको लिखेंगे 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। तो यहाँ हमें R ही तो चाहिए कैपेसिटी निकालने के लिए। तो अर्थ की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? C इज़ इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बोलो कितनी रहेगी? 1/9 इंटू 10 की पावर 9। अरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? यही रखते हो ना इसकी वैल्यू हमेशा, 9 इंटू 10 की पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कितनी रखोगे? 1/9 इंटू 10 की पावर 9। सिंपल। और R कितना निकाला है आपने? 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर।
तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करके देखना, अप्रॉक्सीमेटली 711 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, या हम इसको लिख सकते हैं 711 माइक्रो फैरड आएगा। इतनी बड़ी है हमारी अर्थ, उसकी भी कैपेसिटी किस में आ रही है? माइक्रो में आ रही है। तो मतलब फैरड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए। इसीलिए हम जो यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं वो होती है माइक्रो फैरड या फिर पिको फैरड, ठीक है, या फिर नैनो फैरड। माइक्रो फैरड कितना? 10⁻⁻6 फैरड, ठीक है। पिको फैरड कितना? 10⁻⁻12 फैरड। नैनो फैरड कितना? 10⁻⁻9 फैरड, ठीक है। फैरड जो है इट इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट। तो मोस्टली जो यूनिट्स इस्तेमाल हो रही हैं कैपेसिटेंस नापने के लिए वो माइक्रो, पिको या नैनो में होती है। यह हमने देखा है कि इतनी बड़ी अर्थ का भी जो कैपेसिटेंस है वो माइक्रो में आ रहा है। तो आप कोई ऐसा मुझे बता सकते हैं कि वो स्फेयर का रेडियस कितना होगा जिसकी कैपेसिटी 1 फैरड आएगी? ये आप ट्राई करना और मुझे बताना। कैलकुलेट द रेडियस, आपको रेडियस बताना है ऑफ द स्फेयर whose electrical capacitance is 1 farad। कैपेसिटी कितनी है? 1 फैरड। ऐसे स्फेयर का आप क्या बताएंगे मुझे? रेडियस कैलकुलेट करके बताना कि कितना बड़ा स्फेयर होगा, उसका क्या रेडियस होगा जिसकी कैपेसिटी 1 फैरड रहेगी, ठीक है। अब इसमें हम करते हैं आगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की। हाउ डज अ कैपेसिटर वर्क्स? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर थ्योरेटिकल है, 2-3 बार आप रीड करोगे पीडीएफ वाले नोट्स में से तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले भी कह रही हूँ, अभी भी बेटे कह रही हूँ बार बार कि इन चीज़ों को, इन डेरिवेशंस को आप बिल्कुल साथ साथ करेंगे तो बहुत आसान लगेंगी आपको। और ये पहली जो 4 यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरी हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज़म और फिर ईएमआई, ये सारी थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो आपको करनी पड़ेंगी ये साथ साथ। जब तक आप पीछे वाली नहीं करेंगे फिर आगे वाली समझ में नहीं आएंगी। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर हम डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली कैपेसिटर क्या होता है? इट इज़ एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल स्पेस। कोई ऐसा मैनेजमेंट जिससे हम थोड़ी जगह में ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकें, वो क्या कहलाता है? कैपेसिटर। तो हमने क्या किया, हमने एक इंसुलेटेड मेटल प्लेट ले ली। एक मेटल की प्लेट है जो किसी से टच नहीं हो रही, ए रख दो इसका नाम, और इस पर हमने कुछ पॉजिटिव चार्ज दिया ताकि इसका पोटेंशियल क्या हो जाए? मैक्सिमम। अब हम इसको और चार्ज नहीं दे सकते, देंगे तो फिर वो लीक कर जाएगा। क्या किया फिर हमने, इसके पास एक और मेटल की प्लेट ले आए, अनचार्ज मेटल की प्लेट है, ये है बी। अब इन पॉजिटिव चार्जेस के इंडक्शन की वजह से प्लेट के इस सिरे पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और इस सिरे पर कौन सा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा? पॉजिटिव। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इसके पोटेंशियल को घटाने की कोशिश करेगा और ये वाला पॉजिटिव जो चार्ज है इसके पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा करीब हैं इसके, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगे। तो इन नेगेटिव चार्जेस की वजह से ए का पोटेंशियल कम हो जाएगा, जो मैक्सिमम हो चुका था अब उससे कम हो जाएगा। अब ए को हम और चार्ज दे सकते हैं ताकि दोबारा से इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाए। फिर हो गया मैक्सिमम, अब फिर दोबारा और चार्ज नहीं दे पाएंगे। अब हमने क्या किया, प्लेट बी को अर्थ कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये सारा का सारा कहाँ फ्लो कर जाएगा? अर्थ में, अर्थिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जो थोड़ा बहुत इसका पोटेंशियल बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे वो तो रहे नहीं बिल्कुल भी, इस वजह से इसका पोटेंशियल ग्रेटली रिड्यूस होगा और अब हम इस पर और पॉजिटिव चार्ज दे पाएंगे टू मेक इट्स पोटेंशियल मैक्सिमम अगेन।
क्लियर है? तो देखा आपने कैसे एक अनचार्ज और अर्थ कंडक्टर को मेटल प्लेट के पास लाके हमने इसके पोटेंशियल को बढ़ा दिया। इस तरीके का जो अरेंजमेंट है वो कहलाता है कैपेसिटर। क्या कहलाता है? कैपेसिटर। और इसका एक नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्यों रखा है हमने इसका नाम पैरेलल प्लेट? क्योंकि दो प्लेट्स ली हैं विच आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर है? तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कि कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर कैन बी ग्रेटली इंक्रीज्ड। कैसे? क्या लाकर? इसके करीब एक अनचार्ज और अर्थ कंडक्टर को लाकर हम इसकी कैपेसिटी को ग्रेटली बढ़ा सकते हैं। दिस इज़ हाउ द कैपेसिटर वर्क्स। क्लियर है बच्चों? तो आपके कोर्स में यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। हम इसकी कैपेसिटी को हम आगे कैलकुलेट करेंगे कि कितनी है, ठीक है, और फिर उसके बाद हम पैरेलल में और सीरीज़ में डिस्कस करेंगे कैपेसिटर्स को। तो पीडीएफ में जो नोट्स भेजूंगी आज आपको, इसको 2-3 बार रीड करना। इजी टॉपिक है, आराम से हो जाएगा, और ये लास्ट टॉपिक है, इसको साथ साथ हम कवर करेंगे। अगर कुछ नोट्स में से कभी नहीं समझ में आता तो आप मुझे मैसेज किया करिए, ठीक है? ओके।